और ये चलो ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है ना? यानी कि फाइनली इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है वो भी 4 वोल्ट और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो ठीक है। तो अब अगर हमको चार्ज निकालना है तो चार्ज या तो फॉर्मूले से निकालो और या फिर अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लिए कैपेसिटेंस तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका पोटेंशियल ज्यादा था, चार्ज इधर से ट्रांसफर हुआ होगा, जो इसका पोटेंशियल ज्यादा है इससे चार्ज तो पोटेंशियल की तरफ किया होगा, इसलिए हम इसका कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल है 4 और इसका कैपेसिटेंस है 6 माइक्रो। तो अगर हम चार्जेस का बात करें कि चार्ज कितना कितना स्टोर हुआ होगा, तो चार्ज का स्टोरेज अगर देख रहे हैं तो इस पे अब कितना आ जाएगा प्लस 24 हेलो माइनस 24। यस सर। क्वेश्चन लिख रहे हो? यस सर। नीचे वाले चलो इसको सॉल्व करते जाओ। अब अगर हम 3 पार्ट है इसका, ठीक है। जितना इनिशियल चार्ज था उतना ही फाइनल होगा, तो फाइनली इसका चार्ज कितना होगा? पहले सिर्फ 40 था, यहाँ पे अब 24 है, तो इसका कितना आ गया होगा? ठीक है, इसका 3 पार्ट है, इसको सॉल्व करो फटाफट। और दिया हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू जो है होता है ये बता भी चुके हैं लास्ट क्लास में, 1.6 × 10⁻⁹ जूल होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करो। होगा या नहीं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही रिलेटेड है, अभी जितना बताए हैं उसी से रिलेटेड है। बनेगा या नहीं बनेगा बताओ प्रशांत। ठीक है, अब अगर यहाँ प्रशांत सर ट्राई कर रहा हूं। क्वेश्चन लिख लियो पहले। हाँ ठीक है, चलो ट्राई करो, तीनों पार्ट ट्राई करो, बहुत ही आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे है। ठीक है, अब हमको पता करना है कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, यानी कि पता करना है कि चार्ज ट्रांसफर कितना होगा। तो हम इस वाले प्लेट को कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इनिशियल और फाइनल। इनिशियली इसमें चार्ज जो है वो कितना है, तो 60 है, फाइनल जो बच रहा है 24। ठीक है, इनिशियल 60 और फाइनल कितना है 24। तो हम 60 में से इधर पे कुछ चार्ज इधर ट्रांसफर कर रखे हैं, यानी कि इधर से इधर की तरफ कुछ चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा, और वो कितना हुआ होगा तो ध्यान से देखो, तो 60 था पहले, अब 24 बचा है, यानी कि 36 माइक्रो कूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ। ठीक है, अब इस प्लेट पे चेक कर लेते हैं क्या बात सही है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे पहले से चार्ज कितना है -20, अब -20 है, इधर 36 ला के दे दी तो बचेगा कितना +4 है। ठीक है, तो हमको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं स्टेप वाइज, इसमें मैं अगर स्टेप वाइज लिख सकते हैं और मल्टी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे तो हम लोग को पिक्चर में ही सॉल्व करने में ज्यादा अच्छा होगा, और स्कूल में अगर हम तो ऊपर करें। ठीक है, इसलिए 10 के क्वेश्चन और करते हैं। इस वाले में किसी को दिक्कत है तो बोलो। हेलो, बना क्या किसी से? आदित्य सर बन गया? पहला का है 3.1 पहला का 3.1 EV। ईवी क्या है? यूनिट हाँ, यूनिट फुल फॉर्म बताओ ना यूनिट का। ईवी का फुल फॉर्म क्या होगा? कैसे सॉल्व किया बताओ? ये लास्ट क्लास में बताए थे ईवी का फुल फॉर्म, बताओ कैसे सॉल्व किया, कौन सा फॉर्मूला यूज किए? हेलो,
हेलो, हेलो, बना क्या किसी से? श्रुति, आदित्य, आदित्य, यस सर। बना बना या नहीं बताओ जल्दी। नो सर, नहीं बना। एक भी पार्ट नहीं बना। 3 पार्ट में एक भी पार्ट बना? हेलो, अरे बताओ यार, तभी तो बताएंगे क्वेश्चन आगे। नहीं बना सर। एक भी पार्ट नहीं बना। नो सर। पिछला क्लास अटेंड किए हो सारा? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें वेवलेंथ दिया हुआ है, सॉल्यूशन यहाँ बता रहा है। वेवलेंथ दिया हुआ है लैम्डा, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग 4 × 10⁻⁷ मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है। तो पहले देखो, पहला पार्ट में हमको निकालना है एनर्जी ऑफ फोटोन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन अगर वेवलेंथ हमको पता होता है तो एनर्जी का फॉर्मूला ये बताएं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से hc/लैम्डा होता है, अगर लैम्डा दिया हुआ है तो। h का वैल्यू तुम लोग को पता ही है, h का कितना होता है, वैल्यू बताओ तो। h क्या है यहाँ पे? आदित्य बोलते रहो। प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू कितना होता है h का? 6.626 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। हाँ, और c क्या है यहाँ पे बताओ? व्हाट इज c? c क्या है यहाँ पे? सर लाइट का स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट, ये होता है ना। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है वैल्यू? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकंड। और लैम्डा वेवलेंथ हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये भी मीटर में ही है तो मीटर में ही लोगे। 4 × 10⁻⁷। बस इसी को सॉल्व करना है, तो अगर हम यहाँ ये नहीं हो पाएगा। बताओ होगा या नहीं होगा? ये जूल में करोगे ना, पहले जूल में ही आएगा ये वैल्यू। देखो इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ जाएगा। ठीक है, ये जूल में इसको सॉल्व करना है, इतना आंसर। लेकिन यहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। ठीक है, फोटोन का जो एनर्जी हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। तो ये रिलेशन यहाँ पे दिख रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो मतलब अगर हम लोग इतना देखें कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल लेंगे तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 जूल अगर लोगे तो ये कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। तो ये 4.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल कितना हो जाएगा? तो इससे बस मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 4.97 इंटू 10⁻⁻19 बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये ईवी में आ जाएगा। सॉरी, ये इधर ईवी आ जाएगा। ठीक है, तो ये 10⁻⁻19 कैंसिल आउट हो गया, तो 4.97 बाय 1.6 ये कितना आ जाएगा बताओ? 3.1। 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है हमको, एनर्जी इज इक्वल टू hc/लैम्डा। बस उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो आंसर आया हमारा जूल में, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे इसके थ्रू। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है। क्लियर है अब आदित्य? यस सर। सेकंड पार्ट कैसे करेंगे देखो। फर्स्ट पार्ट में किसी को डाउट है तो पूछो। सिंपल सा फॉर्मूला है, वही hc/लैम्डा, वो फॉर्मूला यूज करके तुमको सॉल्व करना है बस। सेकंड पार्ट क्या पूछा गया देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ
एमिशन पूछा गया है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशन मतलब यहाँ पे हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला इक्वेशन यूज करना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन पढ़े हो गया, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही था। बताओ प्रशांत। हेलो, सर यही था ना ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला इक्वेशन। हाँ चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है देखो। एनर्जी तो हम लोग निकाल चुके हैं फोटोन का, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। ये 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है, बोलो। यस सर और यहाँ पे हमको दिया हुआ क्या दिया हुआ है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है। तो एच न्यू नॉट एक्चुअली क्या होता है, यही वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। और ये वर्क फंक्शन का वैल्यू कितना दिया हुआ है बताओ, 2.13 2.13 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। तो ये एच न्यू नॉट का वैल्यू पता है, एच न्यू भी आ चुका है हम लोग का। तो काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो एच न्यू यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 3.1 eV और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एच न्यू नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बस यहाँ पे माइनस कर दो इसको, ये आ जाएगा 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। सेकंड पार्ट का ये हो गया। थर्ड पार्ट में क्या करना है बताओ, थर्ड पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है। एनर्जी का डिफरेंस जो था हमारा हीट लॉस था, यानी कि हेलो, बोल सकते हैं कि इनिशियल पोटेंशियल सर वेल माइनस फाइनल पोटेंशियल वेलोसिटी निकालना है, किसका निकालना है बताओं। हम किसी भी आर्बिट्री के लिए बात कर रहे हैं, कोई सा भी इलेक्ट्रॉन का कैसे निकालेंगे, कोई आइडिया है हमारे पास बताओ, कैपेसिटर का सिस्टम दे रखा है। कैसे निकालेंगे वेलोसिटी। कैपेसिटेंस C1 है, प्रशांत। V1 है, C2 है, ये V2 है, C1 V1 है, C2 V2 इसके क्रॉस दे रखा है, प्रशांत और इसका फाइनल जो पोटेंशियल हो जा रहा है वो V हो जा रहा है, ठीक है। ये भी तो इस केस में हम कैसे प्रशांत आवाज नहीं आ रहा है। सर हाफ एमवी स्क्वायर का है। हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का निकालना है ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुम लोग पढ़े होगे, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो बस यहाँ से कर दो, और काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कर ही चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर जो होता है ये 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ से वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0.97। अब यहाँ पे देना, हम लोग वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होता है उसका यूनिट, एसआई यूनिट जो होता है मीटर पर सेकंड होता है। तो यहाँ पे हमको इसका भी एसआई यूनिट ही लेना होगा, एनर्जी का भी एसआई यूनिट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट जो होता है वो जूल होता है। तो ये रिलेशन यूज करोगे इसको जूल में, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। तो 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाएगा, 0.97 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये जूल हो जाएगा। तो इसको जूल में ही हम लोग रखेंगे, ठीक है, ताकि एसआई यूनिट में हमारा वैल्यू आए। और बाय बाय क्या आ जाएगा, ये 2 टाइम मल्टीप्लाई, नीचे मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है ये पढ़े होगे तुम लोग, 9.1 इंटू 10 टू द पावर सॉरी 10 टू द पावर माइनस 31 kg होता है, ठीक है। ये एसआई यूनिट है। तो यहाँ से v क्या हो जाएगा, v हमको निकालना है ना। तो ये जो सॉल्व करोगे इसका अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ये पूरा वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 197 2.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और नीचे 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। तो इसका अंडर रूट है, इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व कर लेना इसको घर पे, ठीक है। सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा, पूरा ऐसा यूनिट में आएगा। यूनिट क्या आ जाएगा बताओ, 5.83 इंटू 10 टू द पावर 5। और ऐसा यूनिट क्या होता है वेलोसिटी का बताओ, मीटर पर क्या सेकेंड लेंगे बताओ, सेकेंड मीटर पर सेकंड, ठीक है, आंसर आ गया। इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करो तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है किसी को, देख लो, लिख लियो इसको।
हेलो, Yes. Yes, sir. साइन ऑफ अरे तुम लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते हो? आवाज नहीं जा रहा है क्या? लिख लिए हैं। तक चला जाता है। आवाज आ प्लेस का लिखा जा रहा है तो दोनों का साइन साइन के साथ लिखना। आवाज क्लियर है अभी? इसमें नेगेटिव आएगा, स्क्वायर है, इसको लिख लियो तो बोलो हाँ। लिख लिए। पड़ेगा। लेकिन दोनों अगर लिख लियो सब लोग? Yes sir. Yes, sir. चलो ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें? तब हम वहाँ पे नहीं। माइनस कर देंगे तो चलो, V1 प्लस तो और भी जितने क्वेश्चंस दिए थे वो तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? क्वेश्चंस एनसीईआरटी के जितना लिखाए थे उस दिन वो प्रैक्टिस कर लेना। सिंपल इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, ठीक है? और बुकलेट मिल गया है क्या तुम लोगों को? पीडीएफ मिला है इसका? एटॉमिक स्ट्रक्चर का बुकलेट मिला है? हाँ मिला। हाँ, तो उससे भी आप क्वेश्चंस ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बोर्स मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये डिटेल में पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है? इससे पहले रदरफोर्ड का मॉडल डिस्कस किए थे ना हम लोग, बोर्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल डिस्कस कर चुके थे, याद है? रदरफोर्ड का मॉडल क्यों फेल हुआ था बताओ तो? फेलियर क्यों, क्या था उसका ड्रॉबैक, क्या था रदरफोर्ड के मॉडल का? सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। हेलो, कोई बताएगा रदरफोर्ड के मॉडल का फेलियर क्यों फेल हुआ था? व्हाट वाज द रीजन ऑफ, बताओ। सर वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बताया। स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बताया, ठीक है? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है, एक्चुअली वो मैक्सवेल एक साइंटिस्ट था जिसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाला थ्योरी था। तो वो क्या बोला था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर घूमता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, और एनर्जी अगर रेडिएट करेगा तो कुछ टाइम बाद इलेक्ट्रॉन को क्या होना चाहिए, एनर्जी लूज करते करते एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि वो न्यूक्लियस से कोलाइड हो जाता। तो ऐसा होता है कि एटम में अगर ऐसा होता तो फिर तो कोई भी एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता, सारा न्यूक्लियस जो होता वो अनस्टेबल ही रहता, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसी चीज को करेक्ट कौन किया, या उसी चीज को दूसरे तरीके से एक्सप्लेन किया गया बोर्स एटॉमिक मॉडल में, ठीक है? तो इसमें देखो, इसमें कुछ कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं, ये यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, ये साथ साथ में ही लिखते जाना, और इसमें कुछ कुछ डेरिवेशन भी है, तो ये ध्यान रखना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन तुम लोग स्कूल एग्जाम में पूछा जाएगा, और इससे रिलेटेड जो भी एक्सप्रेशन डिराइव होंगे क्वेश्चंस उसके ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है? न्यूमेरिकल। तो इसको अच्छे से पढ़ना है, इसको अच्छे से देखो। तो इसमें पहला ड्रॉप लिखते जाना है, इसका पोस्टुलेट साथ साथ ही लिखते जाना। एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ ए सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है? ये तो पहले भी पढ़ चुके हो कि हर एक एटम जो होता है उसके सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, ठीक है? और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या मिलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलता है, और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है। सेकंड पॉइंट ये है इलेक्ट्रॉन revolves only in fixed circular orbit with fixed energy and fixed velocity, ठीक है? तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करेगा ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में अगर वो रिवॉल्व कर रहा होगा, तो उसका एनर्जी उस ऑर्बिट में घूमते हुए क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? और वेलोसिटी भी उसका कांस्टेंट रहेगा उस ऑर्बिट में घूमते हुए। किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते हुए उसका एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है? वो हम लोग आगे डिराइव भी करेंगे, इसको प्रूव भी करेंगे कि कितना फिक्स्ड होता है, वो कैलकुलेशन करना है हम लोगों को इसके लिए, ठीक है? तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड जो पॉइंट है इसका,
ये इंपॉर्टेंट है। क्वांटाइजेशन कंडीशन, ये बोर्स का क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है? क्वांटाइजेशन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है देखो, इलेक्ट्रॉन revolve only in those circular orbit ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ हम यहाँ पे पोलैरिटी for which ठीक है, तो angular momentum L, angular momentum को L से डिनोट करते हैं, is integral multiple of h by 2 pi। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा जिस सर्कुलर ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम जो है उसका इंटीग्रल मल्टीपल किसका आएगा, h by 2 pi का आना चाहिए। लिख रहे हो तुम लोग साथ में? प्रशांत यस सर लिख रहे हैं। चलो ठीक है, इसको देखो, इसको कैसे एंगुलर मोमेंटम तुम लोग पढ़े हो क्या? पहले सुने हो एंगुलर मोमेंटम? फिजिक्स में पढ़े होगे, सुने हो? हेलो, अरे बताओ यार तब। शायद सर चलो देखो, एंगुलर मोमेंटम कहाँ पे यूज करते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन ही कर रहा है ना। जैसे ये सर्कुलर ऑर्बिट है और ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस से मान लेते हैं r डिस्टेंस पे है। न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस कितना है? r डिस्टेंस है, और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और हमको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करता है, तो उसका डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं? वो हमेशा टेंजेंशियली मूव करता है। तो जिस पॉइंट पे वो ऑब्जेक्ट रहेगा वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो उसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हमको पता चल जाएगा, या स्पीड का डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो इस केस में इसका डायरेक्शन इधर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो इसका डायरेक्शन, स्पीड का डायरेक्शन इधर होगा, मतलब वेलोसिटी इधर आएगा। लेकिन ये डिस्टेंस तो फिक्स ही रहेगा ना, सेंटर से जो उसका डिस्टेंस रहेगा वो तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम एक्चुअली जो L डिफाइन होता है, ये होता है R क्रॉस P। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े हो तुम लोग वेक्टर का? हेलो, हाँ सर तो ये होता है एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको निकाला जाता है R क्रॉस P से। अब P यहाँ पे क्या, R देखो, R तो है पोजीशन वेक्टर, मतलब सेंटर से ये पोजीशन जो डिस्टेंस हम लोग देख रहे हैं इसका जो डिस्टेंस रहेगा और डायरेक्शन के साथ हम लोग देखेंगे तो ये R पोजीशन वेक्टर हो गया। और P यहाँ पे क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम पढ़े हो? मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ये लीनियर मोमेंटम है P, और ये हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले लोगे पोजीशन वेक्टर के साथ तो ये मिल जाता है हम लोगों को एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें तो ये R क्रॉस M तो कांस्टेंट होता है, मास चेंज होता नहीं है, और यहाँ पे चेंज क्या होगा सर, V, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, तो R क्रॉस M V आ गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम लोग निकालते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आता है, बताओ? मैग्नीट्यूड क्या होगा? RMV साइन थीटा होगा। क्रॉस प्रोडक्ट जब सॉल्व करते हैं, पढ़े हो गए ना ये क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट? हेलो ये आ गया हमारा कि फाइनल पोटेंशियल हेलो अगर हम हेलो, यस सर क्रॉस प्रोडक्ट का ये मैग्नीट्यूड क्या होता है बताओ? यहाँ पे जब RMV मैग्नीट्यूड sin थीटा RMV साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होगा बताओ तो? ये थीटा है एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी। तो देखो, कभी भी एंगल जो होगा पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी के बीच का, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री आएगा। देखो जैसे इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे है तो वेलोसिटी इसका तो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन ही होगा, तो टेंजेंट का जो होता है सेंटर से हमेशा वो कितना एंगल बनाता है, हमेशा वो एंगल 90 डिग्री ही रहेगा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू हमेशा 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये क्या होगा, साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताओ जल्दी? हेलो, साइन 90 डिग्री वैल्यू बताओ? सर 1 1।
तो इसका वैल्यू हो गया 1। तो L का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, mvr। एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू जो आ गया, मैग्नीट्यूड जो होगा ये mvr आ गया। अब यहाँ पे बोला गया है इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिस ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम जो आना चाहिए वो इंटीग्रल मल्टीपल n किसका आना चाहिए, h/2 का आना चाहिए। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन इसको रख लेना क्योंकि आगे इसको यूज करेंगे हम लोग। और यहाँ पे n क्या है, n को इंटीग्रल मल्टीपल है। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n का वैल्यू जो है ये 1 से स्टार्ट होगा, n इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, अप टू सो ऑन चलते रहेगा। ठीक है, तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। मतलब एनर्जी जो है यहाँ पे या एंगुलर मोमेंटम जो है ये क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड है मतलब। ठीक है, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। ठीक है, तो इस पॉइंट को यहाँ पे ध्यान रखें। और यहाँ h क्या है, NH, h जो है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट ही है जो हम लोग यूज किए थे आगे, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, दोनों से डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो या फिर ऐसे अगर मान लेते हैं कि चार्ज ट्रांसफर पूछा हो, बाकी सब पूछा हो, तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। और सिर्फ हीट लॉस पूछा हो तो डायरेक्ट निकाल। तो ये पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट लिख लिए। Yes, sir. चलो, इतना में इसके बाद है फोर्थ पॉइंट। ये ध्यान रखना बोलो। कि while revolving तो एक सवाल मेरा ये है कि पिछले वाले क्वेश्चन में देखे थे तो 15 माइक्रो जूल the electrostatic force इसमें जो आ रहा है ये 155 माइक्रो जूल between कैपेसिटेंस सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ऐसा क्यों हो रहा है कुछ बताएं। electron and nucleus provides centripetal force। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़े हो क्या तुम लोग, सुने हो? सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। Yes, sir. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वो हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। और सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या हुआ कि सेंटर से वो बाहर की तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है, ये डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे है, तो अगर ये सारे सेंटर की तरफ हो रहा है डायरेक्शन तो ये होता है सेंट्रीपिटल। और अगर ये डायरेक्शन मान लो सेंटर से निकल के बाहर की तरफ जा रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। तो यहाँ पे जो होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो कहीं भी दो चार्ज अगर प्रेजेंट होंगे तो वहां पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है यहाँ किसकी तरह काम कर रहा है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर वो जा रहा है, न्यूक्लियस की तरफ ही जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ये ऐसा लिख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe से डिनोट कर रहे हैं। ये किसके बराबर होगा, F ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये वाला Fe मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये सारी चीज थी इसके ठीक है, ये दोनों फोर्स बराबर होगा यहाँ पे, मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड ध्यान रखना, एफ ऑफ सी, ये हमेशा mv²/r होता है। ये पहले भी पढ़े होगे तुम लोग कि सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होता है ये mv²/r। यहाँ पे m हो गया उस ऑब्जेक्ट का मास हो गया, v हो गया वेलोसिटी हो गया, और r हो गया डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, सेंटर से उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है। और ये तो हो गया ये सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, अगर दो चार्ज जो है, जैसे मान लो एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, और ये दोनों अगर r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, दो चार्ज पार्टिकल अगर r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो इनके बीच का जो फोर्स लगता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये ध्यान रखना, ये पढ़ोगे 12th चैप्टर में, क्लास 12th में जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये अभी वैल्यू याद रखो कि ये होता है 1/4πε0, और ये Q1 Q2/r²। ठीक है,
अब यहाँ पे ध्यान देना, ये एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये परमिटिविटी है, ये आगे पढ़ना है तुम लोग को, 12th में पढ़ोगे। तो सिर्फ इधर ही नहीं गया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये भी कांस्टेंट ही होता है, ठीक है, ये पढ़ोगे आगे। इसका वैल्यू अभी ध्यान नहीं रखना है, ये ध्यान रखना कि इसका मैग्नीट्यूड जो आता है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 दोनों पार्टिकल का, दोनों चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड लोगे बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि दोनों फोर्स, मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही जो है ये प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक Q1 की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन को हम लोग E से डिनोट करते हैं, ध्यान है ना। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है बताओ तो प्रशांत, कनेक्शन दिया हो कि एक वायर से प्रशांत, हेलो। Sir, 0.6 into 10 to the power minus 19. हाँ, तो उसी मैग्नीट्यूड को हम लोग E से डिनोट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज E से डिनोट करते हैं, और एक प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज उतना ही होता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज को माइनस साइन के साथ शो करोगे और प्रोटॉन को प्लस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो देखो फोर्स किसके किसके बीच लग रहा है, एक तो बाहर में इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में, तो उसको हम लोग E से डिनोट कर रहे हैं, और दूसरा जो है न्यूक्लियस के बीच में लग रहा है। अब न्यूक्लियस के अंदर बताओ, न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं वो कैसे पता चलता है इनको, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर निकालना होगा किसी भी एटम का कैसे निकालते हैं बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होता है, हेलो तो इसमें So हेलो, that's equal. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकालते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि इधर से कोई चार्ज Q1 कोई आइडिया है। Q1 चार्ज आया, इधर गया होगा चार्ज, इसमें इंड्यूस होगा, इधर बड़ा होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है ना, ये तो बहुत पहले पढ़े ही हो गए ये सब। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है वही क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। जैसे तुमसे पूछा जाए हाइड्रोजन एटम में कितने प्रोटॉन होंगे बताओ तो, हाँ 1. 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है तो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 1 होगा, तो ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। अब एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से डिनोट करते हैं, तो Z ये है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तब जितना एटॉमिक नंबर होगा वही किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन देखो जैसे E से डिनोट किए हैं, तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज भी उतना ही होगा, E ही होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही रहता है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं हम लोग। लेकिन अगर एक प्रोटॉन रहेगा तब तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल चार्ज निकाल रहे हैं हम लोग प्रोटॉन के अंदर, तो 1 रहेगा तो 1 इंटू ई हो जाएगा, अगर 2 प्रोटॉन रहा तो 2 इंटू ई, 3 प्रोटॉन रहा तो 3 इंटू ई, 4 प्रोटॉन रहा तो 4 इंटू ई। तो अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से उस चार्ज को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किससे पता चल रहा है हम लोग को, Z से पता चल रहा है। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, अगर हमको पता है कि अगर एटॉमिक नंबर Z है तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या होगा, Z होगा, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, Z इंटू ई हो जाएगा, प्रोटॉन्स का चार्ज टोटल किसी भी एटम के लिए अगर अप्लाई करोगे तो Z इंटू ई, नंबर ऑफ Z से मिल जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और उसको E से मल्टीप्लाई कर दोगे, E क्या है, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड हम लोग सिर्फ लिख रहे हैं, अभी साइन से कोई मतलब नहीं हमको। अब ये दोनों r डिस्टेंस पे हैं, तो इसके लिए FE क्या हो जाएगा अगर लिखना चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। तो Q1 की जगह पे पुट करोगे E, Q2 की जगह पे पुट करोगे ZE, और नीचे r का स्क्वायर। तो क्या आ गया FE का वैल्यू, दैट इज इक्वल टू ZE स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, यही हो जाएगा। बताओ कोई डाउट है किसी को, हेलो, Sir. नहीं है ना, साथ साथ लिखते जाना है इसमें। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि इस केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाले, वही जो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे अगर इक्वेट करोगे F ऑफ E इज इक्वल टू F ऑफ C, तो दोनों का वैल्यू पुट करो,
एफ ई क्या आया, जेड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये आ गया एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन, ये ध्यान रखना, इसको आगे हम लोग यूज करेंगे डेरिवेशन में, तो इसको लिख लो। ये सेकंड इक्वेशन आ गया, ये दो इक्वेशन से सारे डेरिवेशन सॉल्व होंगे। यहाँ पे लिख रहे हो तुम लोग साथ में? Yes, sir. सर अच्छा, तो नोट करते जाओ इसको। ठीक है, ये किसी पे बेस्ड है, तो कन्वर्जेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। किसी भी जंक्शन पे ऐसा नहीं हो रहा है कि चार्ज आके यहाँ पे खत्म हो गया, चार्ज जितना आया था उतना ही जंक्शन से भाग रही है। उसी तरीके से जैसे कोई स्टेशन है, जंक्शन है, वहाँ पे जितनी ट्रेनें आएंगी उतनी किधर जाएंगी ही, ऐसा नहीं होता कि वहीं काम कर रहे हैं। अगर वैसा होगा यानी कि उस पे भीड़ बढ़ जाएगा। तो वैसे ही अगर जंक्शन पे चार्ज आके स्टोर होने लगा तो वहां पे भीड़ बढ़ जाएगी। ठीक है, जो सेकेंड लॉ है, ये फर्स्ट लॉ था, सेकेंड लॉ वोल्टेज लॉ बोलते हैं या फिर लूप लॉ बोलते हैं। किरचॉफ्स लूप लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज, ऊपर वाले को किरचॉफ्स जंक्शन लॉ बोलते हैं या फिर किरचॉफ्स करंट लॉ। यार इसमें हम लोग जंक्शन लॉ नहीं बोलेंगे तो इसमें हम करंट कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हो गया, Next बोलो पढ़ेंगे आगे बढ़े। करंट होता है। हेलो, लिख लिए इसको? ये क्या सिर्फ करता है? Yes, sir. चलो, तो फिफ्थ पॉइंट है, अगर हम मान लेते हैं कोई हमारे पास while revolving अगर हम इस पॉइंट को ए in a particular orbit, बी मान लें, ये सी मान लें, the energy of electron ए बी सी डी में घूमने की, ठीक है, does not change। लूप क्या होता है हमको सबको पता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते हुए उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो होता है वो चेंज नहीं होता है। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट या फिर शेल, ऑर्बिट को ही शेल भी बोलते हैं, इज फिक्स्ड, मतलब ये स्टेशनरी है, फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा। पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका एनर्जी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको ऑर्बिट को या शेल को ये लूप यही करता है, स्टेशनरी एनर्जी लेवल भी बोला जाता है। ठीक है, इसको स्टेशनरी एनर्जी लेवल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। होगा सबका सम जो है 0, यानी कि हम बोलेंगे इसको स्टेटमेंट में लिखें तो इट स्टेट्स दैट पोटेंशियल, ठीक है, हो गया, ये पॉइंट लिख चुके हो। और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। यस सर लिख लिया। चलो, अब इन सबको यूज करके हमको डेरिवेशन करना है। ठीक है, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो डेरिवेशन एक्चुअली हमको कैलकुलेशन करना है कुछ कुछ। तो सबसे पहले कैलकुलेशंस इसमें, सबसे पहला जो कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं वो रेडियस का निकालेंगे हम लोग, रेडियस ऑफ एन एटम। ठीक है, रेडियस ऑफ एन एटम, तो रेडियस का एक्सप्रेशन क्या आएगा वो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, रेडियस आर का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर, डिराइव करेंगे कैसे आएगा। तो इसमें दो कंडीशन, जो ऊपर दो इक्वेशन आया था वो दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिखो। पहला इक्वेशन था एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, याद है ये फर्स्ट इक्वेशन शुरुआत में लिखे थे ऊपर, था ना। सेकंड इक्वेशन क्या था बताओ तो, सेकंड इक्वेशन क्या था? 2e square 4 by 4 pi. सेकंड इक्वेशन ये था, उल्टा करके उसको लिख दो, एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्या था बोलो? इनटू जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यही था, ये सेकंड इक्वेशन है ना? इनिशियल एनर्जी था वो फाइनल एनर्जी के बराबर है, तभी चेंज इन एनर्जी जो है 0 के बराबर। ठीक है, यानी कि जो भी एनर्जी है जहां भी यूटिलाइज हो रहा है वो कहीं ना कहीं सब अगर एनर्जी को हम जोड़ेंगे तो फाइनली अगर इनिशियल एनर्जी को लिया है तो अब देखो इन दोनों को यूज करके हमको आर का वैल्यू, आर के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। तो इसमें क्या करो, पहला वाला इक्वेशन का स्क्वायर कर दो ये हमारा और उसको दूसरे वाले इक्वेशन से डिवाइड कर दो। ठीक है, फर्स्ट वाले इक्वेशन का देखो यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं और उसको दूसरे वाले इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं। बताओ तो क्या आ रहा है? जैसे यहाँ पे देखो, पहले वाले इक्वेशन का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर, और उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं दूसरे से, तो दूसरा वाला आ जाएगा तुम्हारा एम वी स्क्वायर बाय आर है। तो इस साइड तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर हो गया। और इसको अगर डिवाइड करोगे सेकंड इक्वेशन से तो ये वाला टर्म देखो ऊपर चला जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर तो ऊपर चला गया, नीचे क्या बच गया? जेड स्क्वायर बच गया। ठीक है, साइन कैसे लेंगे? अब देखो इसमें क्या क्या जो जो कैंसिल आउट होगा उसको काटते जाओ। क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? देखो इस साइड क्या क्या कैंसिल आउट होगा? जैसे अगर हम बैटरी के लिए लिख रहे हैं, एम कैंसिल आउट हो गया ऊपर नीचे, बैटरी वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और आर अगर ऊपर चला गया तो देखो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर इंटू आर हो गया। और इधर क्या क्या कैंसिल आउट हुआ? 4 पाई और ये 1 पाई 4 कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया यहाँ पे? देखो एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इधर एक बच गया पाई इंटू जेड स्क्वायर, यही बचा, देख लो। अब अगर हम मान लेते हैं कि जैसे इस लूप में घूम रहे थे ऊपर, अब यहाँ पे देख लेना, हेलो, यही बचा क्या? सर वहाँ एम स्क्वायर है और आप एम, तो हम जहाँ से चले इधर से ऐसे घूम के आए, ऐसे आए अच्छा यहाँ सर पे एक एम है, भी बचेगा। हाँ एम बचेगा, तो एम को इधर ले आते हैं ना, नीचे ले आते हैं। ठीक है, उस साइड से इधर ले आए हम लोग नीचे, क्लियर है? इस वाले में हम मान लेते हैं कि यस हेलो, सर। उसको हम लोग नीचे ले आए, इस साइड ले आए, तो इस साइड ले आएंगे तो वो नीचे आ जाएगा, तो इधर एम बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, अब ये आर स्क्वायर इस साइड और ये आर स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या बचा? आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई एम जेड ई स्क्वायर, तो यही आर का एक्सप्रेशन आ गया। रेडियस ऑफ द एटम का एक्सप्रेशन क्या आ गया? एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड ई स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो जो कांस्टेंट है उसको हम लोग अलग कर रहे हैं और जो वेरिएबल है उसको सेपरेट करो। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? देखो h कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो इसका स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, यहाँ पे पाई कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट ही रहेगा। और ई स्क्वायर, ई का वैल्यू चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, तो वो भी कांस्टेंट होता है, तो ई स्क्वायर, ये सारे वैल्यूज क्या है? कांस्टेंट है, इनको अलग कर लो। और इनटू वेरिएबल क्या क्या बच गया? एन स्क्वायर, मतलब एन स्क्वायर ये शेल नंबर बताएगा, तो शेल का नंबर तो चेंज होते जाएगा ना, तो शेल नंबर अगर चेंज होगा तो रेडियस भी चेंज होते जाएगा। और इधर क्या कांस्टेंट, इधर क्या वेरिएबल बच गया? जेड, मतलब एटॉमिक नंबर वेरी कर रहा है, तो इसके लिए ये एक्सप्रेशन, ये ध्यान रखना, ये सारे वैल्यूज कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। तब यहाँ पे जब इन सभी के वैल्यूज जब पुट किए जाते हैं ना, ये सारे कांस्टेंट के वैल्यू जब पुट करोगे तो ये सॉल्व करने पे आता है आर एन, मतलब रेडियस ऑफ एनथ एटम आ जाएगा 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, और ये वैल्यू जो आता है ना, ये कैलकुलेशन जो होता है ये एंगस्ट्रम में आता है, कैलकुलेशन एंगस्ट्रम में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आर एन जो आएगा ये रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रम। ठीक है, तो ये वाला तुमको कैलकुलेशन में यूज करना है, ये याद रखना है। ये वैल्यू एंगस्ट्रम में आ रहा है, एंगस्ट्रम मतलब 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू
1 into 10 to the power minus 10 मीटर होता है। ये तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अब कैपेसिटर में हम मान लेते हैं हेलो, इसमें ये पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव। यस सर। और इसका कैपेसिटर चलो तो इसको लिख लो, डेरिवेशन तुम्हारे स्कूल एग्जाम में ये पूछा जाएगा, ठीक है। आगे और भी डेरिवेशंस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, प्लस चार्ज होगा ठीक है। इसको पहले लिख लो। और इसमें माइनस चार्ज। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि इसमें लिख लिए सर। हो गया। यस चलो। सर। हमको यहाँ चलो अब इसमें एक चीज नोट करके लिख लेना कि बोर्स मॉडल जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है, बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल हमको बस ये चेक करना है कि हम इधर से ओनली ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन सिस्टम या फिर दैट इज इसको हम लोग 2/6 हाइड्रोजन लाइक एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम, मतलब सिर्फ उसी सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होगा जो हाइड्रोजन के जैसा होगा, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एक से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसमें बोर्स मॉडल अप्लाई नहीं करेंगे हम लोग। ये चीज ध्यान रखना कि बोर्स मॉडल सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए अप्लाई होता है या फिर हाइड्रोजन जैसे एटम्स के लिए, मतलब हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज बोल देंगे, मतलब जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हाइड्रोजन की तरह ही सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बस उसी के लिए अप्लाई करेंगे हम लोग। तो जैसे देखो हाइड्रोजन के लिए तो अप्लाई होगा ही, एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास। हीलियम के लिए अप्लाई होगा क्या? हीलियम के लिए, हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं बताओ? 2। तो हीलियम के लिए तो अप्लाई नहीं होगा, लेकिन He+ के लिए अप्लाई हो जाएगा ये, क्योंकि अगर He+ हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया ना, अब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो He+ के लिए अप्लाई हो जाएगा। अब लिथियम के लिए अप्लाई होगा? नहीं होगा। Li2+ के लिए अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि लिथियम के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 2 निकल गया तो कितना बचेगा? 2 निकलने के बाद कितना बचेगा बताओ? एक। तो Li2+ के लिए एप्लीकेबल होगा। इसी तरह B3+, मतलब बेरिलियम के पास 4 होते हैं, अगर न्यूट्रल रहता तो 3 निकल गया तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो देखो इस टाइप के सिस्टम के लिए ही बोर्स मॉडल एप्लीकेबल होगा। हाइड्रोजन लाइक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम होना चाहिए, मतलब उसके पास टोटल एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी उसके ऊपर बोर्स मॉडल अप्लाई होगा। तो ये सारा बोर्स मॉडल का कैलकुलेशन जो किया गया है ना, वो हाइड्रोजन को मान के ही किया गया है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। क्लियर है? हेलो, यस। कोई डाउट? No, sir. चलो तो यहाँ तक लिख लियो ना सब लोग, नोट कर लियो पूरा। चलो फिर तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में और भी हम लोग डेरिवेशंस करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है, बोर्स मॉडल का। और भी आज तो रेडियस का किया सिर्फ हम लोग, नेक्स्ट क्लास में वेलोसिटी का करना है, एनर्जी का करना है, ठीक है। तो और भी डेरिवेशंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। कोई डाउट है आज के क्लास में? हेलो, कोई डाउट है? बोलो। No, sir. ये PDF भेजना है क्या या लिख लियो तुम लोग? लिख लिए सर। सब लिख लिए। चलो ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। एंड कर रहे हैं आज का क्लास, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे।